यात्रा करने से और हवा पानी बदलने से दोस्तों मन को एक नई ताकत मिलती है। अगर आपकी बिजी लाइफस्टाइल के कारण आपको यात्रा के बारे में सोचना तक मुश्किल हो गया है तो दोस्तों अपने दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालिए और यात्रा करके आइए। इससे न केवल दोस्तों आप खुश होंगे बल्कि आपके मन को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। दोस्तों आप जो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो यात्राएं करते हैं, इससे आपको अपने नीरस जीवन में एक बेहद ज़रूरी ब्रेक मिलता है। यात्रा की अवधि मायने नहीं रखती, बल्कि यात्रा से बनने वाली यादें ही वो चीज़ है जो आपके तन और मन को तरोताज़ा कर देती है। अगर आपके पास वीकेंड भर का भी समय है तो मेरा तो यही सुझाव होगा दोस्तों कि आप उसमें भी यात्रा करके आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि अंकित इतनी यात्रा क्यों कर रहा है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं ट्रैवल व्लॉगिंग के बारे में। और आज ट्रैवल व्लॉगिंग के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोलकाता के अपने ट्रैवल व्लॉगर अभिषेक दे। अभिषेक के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि अभिषेक ने अपना पहला ट्रैवल व्लॉग 2020 में शुरू किया था और इनका ट्रैवल व्लॉग आया इनके ही यूट्यूब चैनल पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे। इनका पहला ट्रैवल व्लॉग था नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम का। इसके बाद इन्होंने लगातार ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर दी, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, हर जगह जा के इन्होंने ट्रैवल व्लॉगिंग की। ये अपनी ज़्यादातर यात्रा अपनी स्कूटी पर ही करते हैं और इनको सोलो ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवल की व्लॉग्स बनाना काफ़ी पसंद है। और इन्होंने मुझे कहा था कि इनको पहले ठीक से एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन व्लॉगिंग के साथ साथ इनकी एडिटिंग स्किल्स में भी इनको माहिर हो गई है। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। तो अभिषेक जी, जो मेरा जो पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आप जो ना ट्रैवल व्लॉग करते हैं और ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, क्या ट्रैवल व्लॉगर्स करते हैं क्या, वो अपना कैमरा लेते हैं, नई जगह जाते हैं, उस जगह के बारे में, उस चीज़ों के बारे में अपने कैमरा में कैद करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रैवल व्लॉगिंग उससे भी कुछ बढ़कर है। एक ट्रैवल व्लॉगर को शायद उससे भी कुछ कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, कुछ अलग तरीके से प्रिपरेशंस लेनी होती होगी। तो अभिषेक जी, अगर मैं एक बेसिक से जानना चाहूँ कि ट्रैवल व्लॉगर करता क्या, एक ट्रैवल व्लॉगिंग होती क्या है, तो आप अगर मुझे थोड़ा इसको विस्तार से मुझे और मेरे दर्शकों को बता पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। शुरू करने से पहले ये मैं कह देना चाहता हूँ, मेरा हिंदी जो है ये आईसीयू में है, तो लेकिन समझाने लायक बोल लेता हूँ। और मैं हिंदी में ट्रैवल ब्लॉग करता हूँ इसलिए ताकि हमारे देश में जितना भी स्टेट्स हैं मैक्सिमम लोगों को ये पता चल पाए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं जितना समझ पाया हूँ, एक ट्रैवल ब्लॉग दो ही तरीके का होता है। एक होता है जिसमें शॉर्ट्स और सिनेमैटिक व्यू आप आराम से घर में बैठ के देखते हो। उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत खुशी मिलता है, आपको एक जगह के बारे में इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ मुझे ये जाना है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत मज़ा आता है देखने में कि हाँ कभी ना कभी ये जगह जाएंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन वो व्यू के वजह से आपको वो इंटरेस्ट जगता है। लेकिन उसके बाद आता है एक सेकंड एस्पेक्ट, आपको जहाँ जाना है कैसे वहाँ पर जाएंगे, उसके पीछे कहाँ रहेंगे, उसके पीछे होटल कैसे रहेंगे, वहाँ पर नेटवर्क कैसा है, मोबाइल नेटवर्क कैसा है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप ढूंढने लगते हो कि जो जगह, सपोज आप मान लीजिए लद्दाख ही आप मान लीजिए, तो आप जब जाएंगे तो कैसे प्लान करेंगे। तो यही सब चीज़ को अगर हम सिंक्रोनाइज करके इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड एक वीडियो बना पाए, जो दूसरा एस्पेक्ट है, एक फर्स्ट एस्पेक्ट है आपका शॉर्ट्स एंड सिनेमैटिक, दूसरा एस्पेक्ट से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसपे मैं फोकस करता हूँ। एक स्टोरी जैसा होता है जिसमें घर से मैं शुरू करता हूँ, सारा एस्पेक्ट्स को मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए घर तक वापस आता हूँ। और जो तुरंत मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मैंने जैसे कि कहा था कि स्वास्थ्य के लिए यात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो ये अगर मुझे थोड़ा समझा पाएँ कि यात्रा स्वास्थ्य के लिए मतलब किस तरह से अच्छी होती है, क्या है, हमें क्या करता है ये स्वास्थ्य में, हमारी हेल्थ को कैसे अपग्रेड करता है ये। पहले तो आपका माइंड जो है ना, ब्रॉड माइंडेडनेस, आपको ब्रॉड माइंडेडनेस से सोचने के मतलब वो वैसे आप सोच पाएंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी हटा देगा। बिल्कुल। जैसे आप डेली का कामकाज में उलझे हुए रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप अपना घर में बच्चे को लेके स्कूल जाते हैं, आपके घर में अगर आपके बीमार पिताश्री या जो भी है, बूढ़े माँ बाप जो भी है, उसका अगर आप मेडिकल जो आप ख्याल रखते हैं, तो सारे कामकाज में आप उलझे हुए रहते हैं।
और इसमें क्या होता है ना, आप बिना चाहते हुए भी एक डिप्रेशन और ये नेगेटिविटी हमेशा आपको थका देता है, आप मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं। फिजिकल टायर्डनेस अलग बात है, मेंटल टायर्डनेस और भी ज़्यादा रिस्की है। तो आप जैसे ही घूमने जाएंगे ना, तो आप क्या है, आप अपने रूटीन से, अपने डेली रूटीन लाइफ से आप बाहर जा रहे हो, वहाँ पर आप अलग अलग लोग से मिल रहे हो, वहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, उसको आप देखेंगे कि उसके लाइफ में भी कितना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है। अलग अलग कल्चर से आप मिलोगे, और जैसे आप यात्रा करते हुए जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ जाएगा, बहुत हर्डल्स आएगा। तो उसको जैसे आप सॉल्व करते हुए आगे जाओगे तो इनडायरेक्टली आपको लाइफ में भी वो स्किल सिखा देगा कि लाइफ का प्रॉब्लम जब आपका आएगा तो उसको कैसे हल करना है। तो जैसे आप घूमने जाएंगे 10-15 दिन के लिए, पहले तो आप अपने रूटीन से हट जाओगे, तो आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा, आप हेल्दी सोचने लगोगे, सब कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगा आपके अंदर। और वो जब आप आके आप अपने डेली लाइफ में फिर से अपना कामकाज या डेली लाइफ ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा फ्रेश फील होगा, आपको लगेगा कि, आपको लिटरली लगेगा कि आपका एक पुनर्जन्म जैसा हुआ है। तो सब कुछ बहुत फ्रेश लगेगा और आपको कामकाज में मन लगेगा, वो एनर्जी आ जाएगा। तो मैं ये तो हमेशा कहता हूँ, साल में कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, 15 दिन आप 10 से 15 दिन कैसे भी करके आप खुद के लिए निकालिए, कैसे भी कर घूमने के लिए। उसको तो आपको जाना ही चाहिए। ये सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपने बता दिया कि स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छी, ये कैसे हमें एक पॉजिटिव माहौल में कन्वर्ट कर देती है और ये हमारी लाइफ में भी काफ़ी प्रभावित है। तो जो मेरा जो अगला सवाल है अभिषेक, ये मुझे बताइए कि एक ट्रैवल फ्री यात्रा, परेशानियों से मुक्त यात्रा कैसे करें। हम तो जैसे हम आम इंसान क्या करते हैं, सूटकेस पैक कर लिए, अपना निकल गए। लेकिन एक ट्रैवल व्लॉगर के हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ कि एक परेशानियों से मुक्त यात्रा मैं कैसे करूँ, अगर आप इसे बता पाए थोड़ा। प्लानिंग, वन वर्ड आंसर है प्लानिंग। इसके डेप्थ में अगर हम घुसेंगे तो बात ये हुआ, आप कहीं पर अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो चीज़ जानना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कब जाने से आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी जगह आप पकड़ लो, सपोज़ आप शायद, अगर मैं अपना बता देता हूँ, अगर मैं एक बार एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक भी किया था, तो उसके लिए 2 ही सीज़न होता है। अच्छा। एक अप्रैल, एक नवंबर। अप्रैल होता है समिटर सीज़न, जिसमें बहुत बर्फ़ वाला आपको रास्ता मिलेगा। नवंबर होता है जहाँ पर आपको क्लियर स्काई मिलेगा, तो वो होता है उसका सीज़न। लद्दाख के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो जून इज़ द बेस्ट सीज़न जहाँ पर आप जा सकते हो। तो जहाँ आप जा रहे हो उससे पहले आप देख लो कि साल में कौन सा आपका वो बेस्ट सीज़न है, ये आपका पहला होना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, आपका 1 महीने पहले अचानक आपका प्लानिंग स्टार्ट हुआ तो आपका वो ट्रैवल उतना अच्छा स्मूथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेगा। कम से कम 5-6 महीने पहले आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपका बिजनेस वगैरह जो हो उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिए, कैसे उसको पॉज करेंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे। आपका ऑफिस अगर हो तो आप पहले से लीव अप्लाई कीजिए, 3-4 महीने आप ऑफिशियली लीव अप्लाई कीजिए। अच्छा। और आप एक सबसे पहले, ये तो मैं बोलूँगा, जो ट्रैवल मतलब यात्रा नया से करना चाहते हो, मतलब कभी किए नहीं हो लाइफ में, फर्स्ट टाइम करना चाहते हो, एक चेकलिस्ट ज़रूर बनाइए जिसमें आपको बैग में क्या क्या घुसाना है ये आप लिखिए। लिखने के बाद इससे क्या होता है, आप उसके बाद दूसरा या तीसरा यात्रा जब आप करोगे तो 70-80% आपका वो बाकी सारा जो यात्रा रहेगा उसमें भी कॉमन ही रहेगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या ले जाना है। लास्ट मोमेंट में कुछ सामान मिस होने का जो चांसेस है वो हट जाएगा। ये जो होटल बुकिंग, ये जो फ्लाइट बुकिंग या ट्रेन बुकिंग जो भी है, ये आप 2 महीने 3 महीने पहले, अभी तो फिलहाल ट्रेन बुकिंग 2 महीने पहले ही होता है। वो सारा नियम तो चेंज हुआ है, तो वो पहले से ही कीजिए। फैग एंड तक कुछ नहीं रखना है, स्टेप वाइज सब कुछ कीजिए। 15 दिन 10 दिन पहले आपका मेन बैग पैक हो जाना चाहिए। आप रख दीजिए आपका डेली सामान का यूज, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ छोड़ के मेन चीज़ आपका हो जाना चाहिए। नहीं तो हमारा क्या है, हमारा इंडियन में ही वो मेंटालिटी है, सब कुछ लास्ट मोमेंट में भागते हुए करेंगे। तो ये चीज़ से क्या होता है ना, जब आप घूमने निकल जाओगे तब आपको लगेगा अरे ये तो चीज़ छूट गया, हाँ ये परेशानी हो जाता है। तो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होता है वो तब खराब होने लगता है, क्योंकि आप उसमें उलझे हुए रहते हो कि मेरा क्या मिस हो गया है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो ये प्लानिंग अगर आप सही करोगे पहले से 4-5 महीने रोज थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सोचोगे तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये तो आपने प्लानिंग की बात कही हमें, तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा भी और कुछ तैयारियां हमें करनी चाहिए अगर
प्लानिंग अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या तैयारियां हैं जो एक सफल यात्रा बनाए हमें? देखिए, एक जर्नी के लिए सबसे पहले तो आप कहाँ जा रहे हो उसके लिए ब्रॉड एस्पेक्ट्स ये है, जो खर्चा है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, परमिट वगैरह लगता है कि नहीं, यही सब चीज़ जानकारी है। या तो मैं यंगर जनरेशन और इवन मिडिल एजेड जनरेशन को भी कहता हूँ कि ये चीज़ आप खुद से प्लानिंग कीजिए, किसी का हेल्प मत लीजिए, आप खुद से जाइए। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी लाइफ में, लाइफ स्किल में ये आपका ऐड होगा। जैसे ही आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका रियल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने का एक स्किल आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन जो एजेड है, सपोज वो मैनेज नहीं कर पाएगा, कहीं जाके कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, तो वो जनरली ट्रैवल एजेंट को प्रेफर करता है। ट्रैवल एजेंट जैसे ही हम देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कहाँ मेरा 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये बचत हो सके। उसके चक्कर में क्या हो जाता है, हम नॉन रेपुटेड या उतना कोई जानता नहीं है ऐसा लोगों से सर्विस लेते हुए हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। वो कहीं घुमाता है, कहीं नहीं ले जाता है, बीच रास्ते में छोड़ देता है और लोग आके कंप्लेन करता है। तो यही चीज़, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो रेपुटेड नहीं है वो वैसा मतलब ख़राब है, उसके पीछे भी आपको थोड़ा पीछे देखना होगा कि एक आदमी से आपको सजेशन मिल रहा है कि ये बहुत अच्छा है और आप तुरंत उसके बात सुन के चल गए, शायद उसको अच्छा सर्विस मिला हो, 5 आदमी को नहीं मिला हो, शायद मुझे ना मिले। हाँ, तो कम से कम आप उसका बैकग्राउंड एक बार देख लीजिए कि सारे कॉमन आदमी से कैसा है। अगर नॉन रेपुटेड है कि जिसके साथ आप जा रहे हो उसका रेपुटेशन कैसा है, वो अगर सही है तो आप उसका सर्विस लीजिए। नहीं तो आपको अगर 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा भी लगे तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तो आप रेपुटेड वाला ट्रैवल एजेंट से के साथ जाइए। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया हो और आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको झंझट नहीं चाहिए सब कुछ मैनेज करने के लिए, तो आप उस वैसे जाइए। नहीं तो अगर आप यंग एज हो या मिडिल एजेड हो तो सब कुछ अपने हाथ से प्लान कीजिए। 1 या 2 जर्नी के लिए आपको प्लान करना होगा, उसके बाद आपको सब कुछ स्मूथ लगेगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे। तो आपने अभी एक बात कही थी कि एक्सपेंसेस, खर्चे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो काफ़ी घूमते हैं, आपके काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं, मैंने खुद देखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे किस तरह से मैनेज करते हैं? ये चीज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सबसे पहले होना चाहिए आपके अंदर। जनरली हम इंडियन में एक कैरेक्टर ऐसा बिल्ड हो जाता है कि हम कमाएंगे, कमाने के बाद तुरंत हम सोच लेते हैं कि हमें घर बनाना है या फिर गाड़ी खरीदना है या बच्चे के पीछे इतना खर्चा है या मेडिकल के पीछे इतना खर्चा है। हम घूमने के लिए कोई अलग से बजट रखते ही नहीं रखते। वो सिर्फ हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक साइड वाला चीज़ हो जाता है। अगर कभी हम पैसा जमा कर पाए या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तब हम जाएंगे। और मेरा बात मान लीजिए, वो दिन कभी नहीं आता है, वैसा दिन कभी नहीं आता है। तो इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं जो करता हूँ वो है, आपका बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट होना चाहिए जो आपका होता है एक काइंड ऑफ फिक्स्ड, मतलब वो आपको मंथली उसमें आपका पैसा कटते हुए जाएगा। आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, जो भी जैसा भी आपका कमाई हो, आप 15,000 कमा रहे हो तो 1000 रुपये आपका घूमने के लिए आरडी में जाना ही चाहिए। आपका उसमें कंट्रोल रहेगा नहीं। आप सोच लीजिएगा नहीं मेरा 14,000 ही इनकम है, तो 1000 करके जैसे ही जाएगा, साल भर में जैसे ही 12,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, वो लेके आप ऐसा मत सोचिएगा। फिर आता है आपका दूसरा की सोच, जैसे आपका वो पैसा आए वो लेके आप एक तुरंत मोबाइल खरीद लिए। ये फाइनेंशियल, अभी भी मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, जनरली आज का जनरेशन का लोग क्या करता है, मेरा मोबाइल 1 साल 2 साल 3 साल हुआ नहीं, चलो मार्केट में नया मोबाइल आया है, पहले ये ले लेता हूँ। हमें ज़माने के कुछ नहीं दिखाना है, खुद को खुश रखना है। ऊपर वाला ने एक ही लाइफ दिया है, तो जैसे आपका पैसा आता है उससे आप छोटा ट्रिप करो। ऐसा नहीं है आपको बहुत दूरी जाना है, छोटा ट्रिप करो। अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी उतनी है नहीं, तो मैं कितने से कितने बजट में या कितने खर्चे करके मैं घूम सकता हूँ? अगर आप भी कहीं घूमने गए हों तो आप अगर अपने एक्सपेंसेस मुझे बता पाएँ कि यहाँ मेरा इतना लग गया, यहाँ मेरा ये टोटल मेरा बजट हुआ इस जगह के लिए, ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। शायद मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो जान के समझ पाए कि हाँ, अगर मुझे यहाँ जाना है तो मैं इतने बजट लेकर चलूँ। ऑब्वियसली ये तो आपका डिपेंड करेगा आप कितना डिस्टेंस या कितना दूर जा रहे हो, कौन से जगह जा रहे हो। मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा जो ट्रैवल वीडियोस है उसमें मुझे खास करके जो मुझे सबसे पसंद है, जिससे मेरा रिकॉग्निशन हुआ था, वो है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, सोलो ट्रैक
और लद्दाख का सोलो राइड ऑन स्कूटर। तो ये दोनों का अगर मैं खर्चा मान लेता हूँ, मैं कोलकाता से यहाँ से गया था लद्दाख का, तो उसमें मुझे जितना मुझे याद है, मेरा जाना आना, पेट्रोल, रहना, खाना पीना सब कुछ मिला के मेरा अराउंड 52,700 कुछ खर्चा हुआ था 26 दिन के लिए। वो खर्चा भी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्यों? मैं अकेले गया था, मैं अकेले हर होटल में अकेले रह लिया, एक एक दिन के लिए 1,000 रुपये गया, तो 26 दिन का 26,000 रुपये पड़ता है। लेकिन बहुत लोग अगर दोस्त के साथ जाता है तो क्या करेगा, वो रूम शेयरिंग में रहेगा, तो 500-400 में भी रूम मिलता है। तो आपका मेरा 52,000 लगा है, मतलब ये नहीं कि आपका भी 52,000 ही लगेगा। आप वही 26 दिन का ट्रिप शायद आप 40,000 में कर लिए। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा अप्रोच लेते हो। आप अगर शेयरिंग में रह सकते हो तो आपको ये बहुत कम खर्चे में हो जाएगा। जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कैंपिंग करते हो, अपना टेंट लेके जाते हो, तो उसमें आपका रहना खाना ये सारा चीज़ तो हट ही जाएगा, तो उसमें और कंट्रोल हो जाएगा। एक लद्दाख ट्रिप आप आराम से 40-45 हज़ार के अंदर आप करके आ सकते हो आराम से। 20-25 दिन के लिए आप पेट्रोल का अगर लगा देंगे 50,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। वैसे ही अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रेक करते हो, उसका 2 रूट होता है, एक फ्लाइट से लुकला होके जाने का और दूसरा है एकदम ट्रेडिशनली एकदम नीचे से ट्रेक करते हुए जाने का। तो नीचे से ट्रेक करते हुए अगर आप जाएंगे तो एवरेस्ट बेस कैंप गोकियो चोला सर्किट का आपका कम से कम आ जाएगा 35,000 to 40,000। और अगर आप फ्लाइट से जाएंगे विथ परमिट सब कुछ मिला के आपका आ जाएगा 65,000 to 70,000 के आसपास, क्योंकि आपको नेपाल तक जाना है, फिर नेपाल से एक लोकल फ्लाइट लेना है लुकला जहाँ से आपका वो वर्ल्ड का डेंजरस एयरपोर्ट है, मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट। रनवे इतना छोटा है, 1 टेक ऑफ में वो लैंड होता है। इवन अगर आप वो सीरीज़ देखे होंगे उसमें मैं वो फर्स्ट एयरपोर्ट है जहाँ पर लैंड करने के बाद अंदर पैसेंजर्स ने ताली बजाया था। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप लैंड करोगे, इतना छोटा सा रनवे है, एक ही चांस में टेक ऑफ, एक ही चांस में आपको लैंड करना होगा। तो वैसे ही है, मतलब इसी के हिसाब से आप जितना नज़दीक जाओगे उस हिसाब से आप लद्दाख के लिए आप लेके चल सकते हो। अगर आप पहाड़ में हो तो आपका दिन का 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा होगा। हाईवे में अगर हो तो दिन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये खर्चा होगा। हाईवे में ज़्यादा क्यों? क्योंकि आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। हाईवे में जैसे ही आप रहेंगे आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, पहाड़ में तो आप छोटा छोटा डिस्टेंस जाएंगे ना, देखते हुए जाएंगे। तो यही चीज़ आपको प्लान करना है कैसे जाना है। तो मुझे ये बताइए कि आपने ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू क्यों की? यानी ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको ट्रैवलिंग से इतना प्यार हो गया कि मुझे अब ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है? लोग जनरली मूवी को देख के मोटिवेट होता है, लेकिन मेरा लाइफ में सब कुछ उल्टा हुआ। मैं कॉलेज लाइफ में गया था हिमाचल में, कोलपा, किन्नौर, चिटकुल। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स लाइफ में मैं डुअर्स में घूमने गया सारे दोस्तों के साथ। अभी भी वो दोस्त पता नहीं अपने लाइफ में कहाँ बिजी होंगे, सबके साथ तो ऐसा हो ही जाता है। हाँ, मैक्सिमम लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं है। अच्छा। तो तब जो दोस्तों के साथ जो मज़े करते हुए ट्रेन में या जो जगह घूमा था, वो जगह का ब्यूटी, पहाड़ देख के मतलब उसका अलग ही इम्पैक्ट आया था। मैं जब वापस आया था, पढ़ाई पे मेरा मन नहीं था, मेरा बॉडी घर में था लेकिन मेरा सोल वहीं पर रह गया था। तो यही खुशी मुझे तब लगा था कि नहीं, मैं घूमूंगा। तब तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ सेटल हो जाऊँ, कमाऊंगा, लेकिन ये घूमने का आदत रहेगा। इससे मुझे उसी टाइम में पता चल गया कि माइंड कितना फ्रेश हो जाता है, एकदम सब कुछ नयापन लगता है। फिर तभी आया ये जवानी है दीवानी और उसी मोमेंट में आया। तो क्या हुआ, वो स्पार्क जैसा होता है ना, पूरा एकदम स्पार्क जैसा हुआ। उसमें भी वैसा वो दोस्त लोग मिलके सब घूमने गया था, मैं घूम के आया और वो मूवी भी रिलीज हुआ। तो वो दोनों मिलके मेरे अंदर वो स्पार्क हुआ कि नहीं, मुझे घूमने जाना है। और घूमने जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही ये सोशल मीडिया भी
ट्रैवल ब्लॉगिंग पॉपुलर होता गया तो मुझे लगा जब मैं घूम ही रहा हूँ तो क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जो वो जर्नी प्लान कर रहा है उसका आसानी हो जाएगा। वो एक ही सीरीज़ देखेगा प्लेलिस्ट में, A to Z उसको उसी में पता चल जाएगा, उसका काम ईजी हो जाएगा ना। एटलीस्ट वो जब घूमने जाएगा अपने घूमने पे फोकस करेगा, उसको कुछ रिसर्च या प्लानिंग करना नहीं पड़ेगा। आधा काम तो मैं उसका ईजी वहीं पर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अच्छा, प्यार से ही मेरा जो है एक सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रैवल से इतना प्यार क्यों हुआ, लेकिन जो अगला सवाल है ये है कि हम अक्सर सुनते हैं कि मज़ा जो है मंजिलों का नहीं रास्तों का आता है। तो ऐसे आपको दुनिया में ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे आपको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई इनसे आपको? ये तो इसका आंसर तो लद्दाख ही है। लद्दाख राइड का जो मैं सोलो शुरुआत किया था अपने स्कूटर से, घर से कोलकाता से, तब तो लगा था कि मैं कितना कर पाऊंगा। सच बोले तो मेरे अंदर वो डर था, डर अगर नहीं रहेगा तो वो गलत होगा, झूठ होगा। डर था कि इतना लंबा डिस्टेंस में करके वापस आऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगा कि नहीं। लेकिन वो लेके भी मैं धीरे धीरे स्लो राइड करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन मनाली से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, पत्थर गिरा था तो मेरा स्कूटर उसके ऊपर चढ़ गया। तो लद्दाख आने से पहले ही मैं मेंटली थोड़ा पीछे चला गया था। एक एक्सीडेंट होने से क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट नहीं, मैं गिर गया था तो मेंटली थोड़ा पीछे चला गया था कि क्या होगा, स्कूटर टूट गया। लेकिन उसी स्कूटर के साथ जैसे ही मैं लद्दाख की तरफ आगे बढ़ता गया, वो नज़ारे, वो रास्ते जो मैं डेली लाइफ में नहीं देखता हूँ, वो रास्ते में आपको हर पल मैं अपना कैमरा ऑफ नहीं कर पा रहा था। रिकॉर्ड तो कर रहा था ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए, मेरा बैटरी ड्रेन हो जा रहा था, मैं कैमरा ऑफ नहीं कर पा रहा था। हर मोड़ में एक नया व्यू, एक नया सीनरी। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं प्लेनेट अर्थ में हूँ, मुझे लग रहा था मैं कहीं और हूँ। ये एक सिचुएशन। और दूसरा उससे पहले हुआ था एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक में। वो भी जब मैं गया था, सोलो ट्रेक किया था। लोग जनरली छोटा मोटा ट्रेक करके एवरेस्ट बेस कैंप के लिए अटेम्प्ट करता है। मेरे लाइफ का वन एंड ओनली ट्रेक अभी सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप ही है। मैं कोई ट्रेक किया नहीं, मैं सीधा एवरेस्ट बेस कैंप ही गया था। और ये मैक्सिमम लोगों को अभी तक पता ही नहीं। जो लोग देखा है शायद उसको भी पता नहीं कि मेरा लाइफ का अभी तक वन एंड ओनली ट्रेक वही है एज ऑन डेट। तो उस टाइम में भी जब मैं अपना तिरंगा लेके एवरेस्ट बेस कैंप के ऊपर, मेरा पैर लेफ्ट लेग के ऊपर पूरा डार्क ब्लड जम गया था, नाक से खून आया था एक्लीमेटाइजेशन के वजह से। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। और वो तिरंगा लेके जब वो एवरेस्ट बेस कैंप के ऊपर अपना झंडा लहराया, वो एक मोमेंट। और उमलिंगला में जब मेरा गाड़ी नहीं चल पा रहा था, तब इमोशनली मैं बहुत वीक हो गया था। लेकिन कैसे भी करके खुद को संभाल के जब मैं उमलिंगला में पहुंचा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये दोनों जो लाइफ में मेरा ये है मोमेंट है, ये शायद ही मैं कभी भूल पाऊंगा। ऐसा लगता है कि कुछ अचीव कर लिया, ऐसा लगता है। मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, स्काई डाइव ये वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। लेकिन ये दोनों जो मोमेंट है ना, ये मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। लद्दाख के रास्ते और एवरेस्ट बेस कैंप में अपना तिरंगा को लहराना। आपके अंदर वो स्किल डेवलप करेगा कि कोई भी प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूँ। फेलियर को एक्सेप्ट करने सिखाएगा। सक्सेस के साथ फेलियर भी। जब आप कहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस ही मिलेगा, आप वहाँ जा भी पाओगे। लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ये मान के आपको शायद वहाँ ज़्यादा 2-3 दिन रुकना पड़े, जो आपका प्लान में नहीं है। तो आपका ये दिमाग हमेशा घूमता रहेगा, मेरा दूसरा प्लान क्या है। आप प्लानिंग करके आए हो, लेकिन अभी मुझे प्लान बदलना है। दूसरा प्लान चेंज करके आप ये जो सब कुछ सक्सेसफुली करके खुद अकेले जाते हो, तो खुद को सेफली वापस लाना, या फैमिली के साथ जो जाते हो उसको लेके जो वापस आते हो, इससे आपको लाइफ में एक स्किल बढ़ता है कि आप लाइफ में बाकी सारा चीज़, अपना डेली लाइफ रूटीन में भी सारा चीज़ आप कैसे मैनेज कर पाओगे। ये स्किल बहुत अच्छा डेवलप होता है आपका रियल लाइफ में भी। तो ये ट्रैवलिंग का जो ये है ना, मैं हमेशा सबको रिकमेंड करूँगा, आप खुद से ट्रैवल करो, खुद से सब कुछ A to Z
खुद से प्लान करो, खुद से प्लान करके आप ट्रैवल करो। प्रॉब्लम आएगा, परेशानियां आएगा, उसको सॉल्व करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ो, आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा लाइफ में भी। तो दोस्तों, मुझे तो अभिषेक जी से बात करके काफ़ी मज़ा आया और मुझे लगता है आप लोगों को भी जानकारी मिल गई होगी कि एक ट्रैवल व्लॉगिंग क्या होती है और ट्रैवल व्लॉगर करता क्या है, किस तरह से ये हमें ट्रैवल के बारे में बताता है कि कहाँ हम जाएं, कहाँ हम नहीं जाएं, अगर कहाँ जाना तो किस तरह से जाएं, कहाँ नहीं जाना तो किस तरह से नहीं जाएं। तो दोस्तों, ये तो काफ़ी जानकारी वाला एक हम लोग का कार्यक्रम रहा और इसी के साथ आपका दोस्त अंकित यहीं पर लेगा इजाज़त, लेकिन यही वादा रहा कि मैं वापस आऊँगा एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपको दूंगा काफ़ी सारी जानकारियाँ। इसी मैसेज के साथ आपका दोस्त अंकित लेता है इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।